कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किसान भाई प्रायः धान की भरपूर पैदावार लेते हैं। हर जगह धान की खेती होती है और अब यहाँ के किसान भाई आधुनिक विधि को अपना करके उन्नत खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भरपूर पैदावार ले रहे हैं। इन्हीं में से एक पद्धति है श्री पद्धति। जी हाँ किसान भाइयों, श्री पद्धति को अपना करके अब किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती को अपना रहे हैं। ये पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम भूमि में भी अधिक पैदावार लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये श्री पद्धति क्या है और इस पद्धति को अपना करके धान की खेती में कैसे हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और किन किन बातों का हमें सावधानी रखनी है, आइए देखते हैं और इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। खरीफ में भरपूर उपजाई जाने वाली धान छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण फसल है। धान की खेती के लिए बहुत सी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे छिड़काव बियासी, कतार बोनी, लेही, रोपाई वगैरह। इन परंपरागत पद्धतियों से हर तरह की कोशिशों के बाद भी धान की वांछित पैदावार नहीं ली जा सकी है। छत्तीसगढ़ में धान की औसत उत्पादकता लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। श्री पद्धति धान उपजाने की एक ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर कृषि करने से धान की उत्पादकता में 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही इस विधि में जल की बहुत बचत भी होती है। धान उत्पादन की श्री पद्धति भूजल के गिरते स्तर को रोकने में भी सहायक होती है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी यहाँ के किसानों को श्री पद्धति के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन भी हर संभव कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ का किसान धान उपजाने के लिए श्री पद्धति को अपनाए। देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान आज से अगर 15 साल पहले 20 साल पहले बात करेंगे तो 1 एकड़ में 5 क्विंटल धान पैदा करता था। आज वो 40 क्विंटल तक धान पैदा कर रहा है। हाइब्रिड के साथ साथ हमको खेती के नए तरीकों को अपनाकर उत्पादन को हम कम जमीन में उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार का, वो सपोर्ट पूरी तरह सरकार उपलब्ध करवा रही है। किसानों को 1 एकड़ के पीछे 1 हेक्टेयर के पीछे 30,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाना, 3 लाख रुपए तक का उनको लोन मिले, इस बात की भी कोशिश सरकार की है। और आज छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को लगभग 10 लाख किसानों को 120 करोड़ रुपए का मुफ्त में धान का बीज उपलब्ध करवाया। 1 एकड़ के पीछे 30 किलो, मैक्सिमम 1 क्विंटल धान का बीज हमने उनको मुफ्त में उपलब्ध करवाया। छत्तीसगढ़ के किसानों को आरबीसी के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। बीमे की लगभग 650 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जो हमारा लोन किसानों ने लिया था उसको शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित कर उसके पीछे लगभग 300 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ़ किया। जो किसान 75% पैसा पटा देगा उसका 25% जो लोन की राशि है उसको हमने माफ़ किया। तो किसानों को जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं, शायद देश में पहली सरकार है कि किसानों की लागत कम कर और किसानों की तकलीफों को दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। श्री पद्धति एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान नर्सरी, रोपाई, उर्वरक, जल और खरपतवार का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि धान की अधिक से अधिक और लंबी वजनी बालियां प्राप्त हों, जिससे उत्पादन अधिक हो। इस पद्धति का विकास 1980 के दशक में मेडागास्कर ने किया था। इस पद्धति में धान के एक पौधे में 80 से 100 कंसे प्राप्त होते हैं। इस विधि में बीज के साथ साथ कम मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इस विधि को SRI या मेडागास्कर विधि के नाम से भी जाना जाता है। श्री पद्धति धान उत्पादन की एक नई तकनीक के रूप में आगे आई है और इसके माध्यम से कम ज़मीन में अधिक उत्पादन लेने की संभावना बनती है। श्री पद्धति में जल का विशेष रूप से प्रबंधन हम करते हैं
और कम जल की मात्रा का उपयोग करते हुए कम दिनों के धान के पौधे लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त इससे किया जा सकता है। श्री पद्धति विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, जिनके पास ज़मीन छोटी मात्रा में उपलब्ध होती है और परिवार का जो श्रम है वो उपलब्ध होता है। इन दोनों के समन्वय से श्री पद्धति के द्वारा कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने की अच्छी संभावना है। धान की श्री पद्धति से खेती करने के बहुत से लाभ हैं, जैसे धान की उत्पादकता में 20 से 25% तक वृद्धि हो जाती है। धान की खेती में 30 से 45% तक जल की बचत होती है। रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी होती है और भूमि की संरचना और उर्वरता में भी सुधार होता है। वर्तमान में धान की एक नई पद्धति आई है जिसको श्री पद्धति या मेडागास्कर पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति से धान की खेती करने पर सामान्य पद्धति की तुलना में लगभग 20 से 25% ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार थोड़ा सा यदि हम परिवर्तन करते हैं तो इससे धान के उत्पादन में बहुत हद तक वृद्धि पाई जा सकती है। यह पद्धति छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से काफ़ी उपयुक्त है और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जल भराव नहीं होता है, जल का निकास अच्छे से हो जाता है, उन जगहों पर इस पद्धति से खेती करना लाभदायक रहेगा। इसके लिए जो प्रमुख बातें हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चूँकि यह एक नई पद्धति है, इसलिए सामान्य पद्धति की तुलना में कुछ अंतर होता है। उन अंतरों को विशेष करके ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से प्रमुख 6 अंतर हैं। 6 बिंदुओं पर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। पहला है कि श्री पद्धति में धान की जो नर्सरी होती है, जो थरहा होती है, उसकी उम्र 8 से 12 दिन की हो, जो कि सामान्य हम लोग 21 दिन की बोलते हैं। तो श्री पद्धति में यह लगभग 8 से 12 दिन का होना चाहिए। इस समय धान में 2 से 3 पत्ती अवस्था होती है। तो इस प्रकार से कम अवधि की पौधा रोपने से इसमें कंसे अच्छे आते हैं। दूसरा यह है कि इनकी रोपाई वर्गाकार करनी चाहिए। जब रोपाई करें तो लगभग 25 बाई 25 की दूरी पर इनकी रोपाई करना चाहिए और रोपाई करते समय ध्यान रखें कि एक जगह पर एक पौधा लगाएं, एक से अधिक पौधा न लगाएं। एक पौधा लगाने से इनमें कंसे पर्याप्त रूप से आ जाते हैं और इस प्रकार रोपाई करने से धान में लगभग 5 से 6 किलो प्रति 1 हेक्टेयर जो बीज दर है वो पर्याप्त हो जाती है। तो जहाँ पर सामान्य पद्धति में किसान भाई लोग 75 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं, वहाँ पर श्री पद्धति में मात्र 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर में बीज पर्याप्त हो जाता है। श्री पद्धति से धान का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे 8 से 12 दिन की पौध की रोपाई की जानी चाहिए। एक स्थान पर मिट्टी सहित एक पौधे की ही रोपाई की जानी चाहिए। रोपाई वर्गाकार होनी चाहिए। कार्बनिक और जैविक खादों के द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। यंत्रों की सहायता से निराई गुड़ाई का काम किया जाना चाहिए। इस पद्धति में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। श्री पद्धति के अंतर्गत 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान के बीज की आवश्यकता होती है। धान की विभिन्न किस्में इस पद्धति के लिए उपयुक्त पाई गई है, जिसमें स्वर्णा, BPT 5204, IR 64 आदि प्रमुख हैं। श्री पद्धति में खेत की तैयारी सामान्य धान की फसल के समान ही की जाती है। खेत में पानी भरकर खेत की मचाई कर और पाटा चलाकर समतल कर लें। श्री पद्धति के अंतर्गत धान की रोपाई के लिए पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। मृदा के स्थिति के अनुसार अंतराल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। खेत में निश्चित अंतराल में निशान लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्कर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वर्गाकार मार्कर, जिगजैग मार्कर, सुपर मार्कर, लकड़ी का मार्कर वगैरह। मुख्य रूप से 8 लाइन के रोलर मार्कर प्रयोग किए जा रहे हैं, जो 25 सेंटीमीटर की ग्रिड बनाते हैं।
प्रत्येक लाइनों के बाद कृषि क्रियाओं को करने के लिए 30 सेंटीमीटर का अंतराल अवश्य ही छोड़ देना चाहिए, जिससे फसल को जल भराव के नुकसान से बचाया जा सके। श्री पद्धति में जो पौधे से पौधे की दूरी है और कतार से कतार की जो दूरी रखी जाती है वो 10 इंच रखते हैं, अर्थात 10 इंच में हमको पौधे लगाना है। और यह कार्य बहुत एक तरीके से कठिन कार्य है जो कि हम मशीनों की सहायता से कर सकते हैं। तो इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये SRI मार्कर का विकास किया गया है। इसमें 8 रिंग्स हैं और इसमें जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर पर मेंटेन हो जाती है, अर्थात जो पडल फील्ड है उसमें जो इम्प्रेशन बनता है वो 25-25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो जो पौधे लगाने हैं वो हम आसानी से 25-25 सेंटीमीटर पर लगा सकते हैं। इसके जो प्रमुख भाग हैं उसमें ये रिंग है, इसके अलावा एक सैफ्ट होता है और इसके अलावा इसका हैंडल होता है जिसमें जो कि एक आदमी इसको आसानी से खींच सकता है। करीब करीब 2 घंटे में 1 एकड़ की जो मार्किंग है वो इसको आसानी से कर सकते हैं, जबकि यदि हम मैनुअली करें तो ये इस कार्य के लिए करीब करीब हमें 10 लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि यह कार्य केवल 2 घंटे में 1 एकड़ का काम एक मजदूर इस पर इम्प्रेशन बनाने का काम कर सकता है। श्री पद्धति से रोपाई करने के लिए पौध की उम्र 8 से 12 दिन की होनी चाहिए। इस समय पौधे में 2 से 3 पत्ती होती है। एक स्थान पर केवल एक ही पौध लगाई जाती है। रोपाई का कार्य पौध उखाड़ने के आधा घंटे के अंदर कर लिया जाना चाहिए। श्री पद्धति के अंतर्गत पौध को खुरपी की सहायता से इस प्रकार निकालें कि पौध में बीज, चोल और जड़ों में मिट्टी लगी रहे। श्री पद्धति में रोपाई करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पहला यह है कि धान का जो उम्र है वह लगभग 2 से 3 पत्ती अवस्था वाली होनी चाहिए, जैसे कि इसमें दिख रहा है। इस अवस्था में देखेंगे कि धान का बीज जो है उस पौधे के साथ चिपका हुआ रहता है। तो जब हम रोपाई करेंगे उस समय बीज के साथ में मिट्टी लगा हुआ स्थिति में इसकी रोपाई करना चाहिए। इसके जड़ों को अलग से धोना नहीं होता है, मिट्टी लगे साथ ही इसकी रोपाई करनी चाहिए। और इसकी रोपाई सीधा करें, एक जगह में एक पौधा लगाएं। तो इस प्रकार से करने से इसमें कंसे जो है ज़्यादा अच्छे आते हैं। किसान भाइयों, श्री पद्धति से जब हम धान की उन्नत खेती करते हैं तो खाद प्रबंधन पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के खादों का इस्तेमाल जितना अच्छा ढंग से हम करेंगे उतना ही उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस पद्धति में कौन कौन से खाद को कब कब कितनी मात्रा में देंगे, आइए देखते हैं। गोबर खाद, कंपोस्ट और हरी खाद श्री पद्धति का एक अभिन्न अंग है। खेत की तैयारी करते समय लगभग 12 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाना चाहिए। यदि हरी खाद के रूप में ढेंचा और सनई का प्रयोग किया जाता है तो खेत में रोपाई करने की 1 सप्ताह पहले मिट्टी में अच्छी प्रकार से पलटकर मिला देना चाहिए। हरी खादों में छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से सबसे अच्छी फसल है ढेंचा। यह एक दलहनी फसल होती है और इसके जड़ों में गांठें होती है। इन गांठों में जीवाणु होते हैं जो कि नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में नत्रजन पाई जाती है। इन नत्रजन को जीवाणु इनके जड़ों में लाते हैं और इस प्रकार से यह हमारे कृषि के लिए उपयोग में या उपयोगी लायक बनाते हैं। यह दलहनी पौधा होता है और इसको लगभग 40 दिन की अवस्था में, जब इसकी उम्र 40 दिन की हो जाए उस समय खेतों में इसको मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार जिसमें जितना भी नत्रजन इकट्ठा हुआ रहता है वह धान के पौधे के लिए काम आता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो जब हम इसको मिलाते हैं और यह सड़ता है तो सड़ने के बाद मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, जो हमारे मिट्टी की जो भू संरचना होती है उसको सुधार करने में काफ़ी मददगार होती है। ढेंचा का बीज लगभग रोपाई के लगभग 40 दिन पहले इसको खेतों में छिड़क कर बोया जाता है और जब ये 40 दिन का हो जाता है तो इसमें कल्टीवेटर चलाकर या हल चलाकर इसको ज़मीन में मिला दिया जाता है। तो एक प्रकार से जब किसान भाई खेतों की मताई करते हैं, रोपाई के पूर्व खेतों की मताई करना पड़ता है, तो उस समय यह ज़मीन में पूरा मिल जाता है और फिर सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है, जिसके कारण मृदा में जल धारण की क्षमता
और वायु संचार की स्थिति बनती है, जिससे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। मूल रूप से श्री पद्धति के अंतर्गत जैविक खादों से ही खेती की जाती है, लेकिन अनुसंधान परिणामों के अनुसार नाइट्रोजन का 50% जैविक खाद से और शेष 50% रासायनिक खाद से प्रदाय करने पर अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। श्री पद्धति में मूल रूप से जैविक खादों के उपयोग की अनुशंसा की जाती है कि इसकी खेती विशुद्ध रूप से गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट, ढेंचा, सनई आदि इस प्रकार के जो खाद हैं उनका उपयोग करके करना चाहिए। और इसकी जो मूल उत्पत्ति भी हुई है वहीं से हुई कि जैविक खादों से ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान परिणाम बताते हैं कि यदि इन जैविक खादों के अतिरिक्त यदि हम उसमें मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें तो इससे और भी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। और इस प्रकार जैसे कि वर्तमान में भारत शासन भी मृदा परीक्षण के ऊपर काफ़ी प्रयास दे रही है, तो उनका लाभ इस समय लिया जा सकता है और इनमें उपयोग करने से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जैविक खादों में जहाँ पर उपलब्धता है, यदि बहुत ज़्यादा उपलब्धता है तो गोबर की खाद लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। यदि गोबर खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो इसकी मात्रा कम करके आधी कर सकते हैं, लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर। और साथ में अन्य हरी खाद जैसे कि ढेंचा या सनई इसका उपयोग करना चाहिए। तो इन दोनों खादों का उपयोग करके हम उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि ज़्यादा मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है उसको समस्या को हल कर सकते हैं। किसान भाइयों, श्री पद्धति से जब हम धान की उन्नत खेती करते हैं तो सिंचाई यानी कि जल प्रबंधन पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इस पद्धति से हम किस तरह से सिंचाई व्यवस्था करते हैं, आइए देखें। श्री पद्धति के अंतर्गत धान के खेत में विशेष रूप से फसल की अवस्था में पानी न रहने के कारण खरपतवार की अधिक समस्या होती है, इसलिए शुरू से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस विधि में खरपतवार नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए कोनोवीडर या अंबिका पैडीवीडर उपयुक्त पाए गए हैं। कम से कम 3 बार यंत्र चलाकर खरपतवार नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता होती है। श्री पद्धति को अपनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है जिसको कि हम पैडी वीडर बोलते हैं या कोनो वीडर के नाम से, अंबिका पैडी वीडर के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में अंबिका पैडी वीडर का काफ़ी मात्रा में किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। इस वीडर से फ़ायदा ये है कि इसमें सामने की तरफ एक फ्लोट है जो कि ज़मीन पर फिसलते हुए चलता है, यानी कि जो खेत में जिसमें पडलिंग किया गया है उसमें ये फिसलते हुए चलता है। और इसके पीछे ये रोटर लगा हुआ है जो कि मिट्टी को काटता है, साथ ही साथ जो खरपतवार है उसको काट करके उसके अंदर मिला देता है। तो एक तरीके से यह हरी खाद की तरह कार्य करता है। और यह कहा जाता है कि श्री पद्धति एक तरीके से जड़ों की क्रांति है। तो इसमें क्या है, जो पौधे हैं उनके जड़ टूटते हैं तो उसे लेटरल डायरेक्शन में जड़ का विकास बहुत अच्छे से होता है। यही कारण है कि श्री पद्धति में जो कंसे निकलते हैं, टिलरिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। यह देखा गया है कि एक पौधे से करीब करीब हम 50 से 55 औसत टिलर्स निकलते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में जो उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि श्री पद्धति को अपनाना है तो निश्चित रूप से वीडर का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और यह कहा जाता है कि कम से कम 3 वीडिंग का ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि पौधा आप लगाते हैं उसके बाद 10 दिन के बाद वीडर का उपयोग करें, उसके बाद 20 दिन के बाद करें, और यदि संभव हो तो 30 दिन बाद भी इसका उपयोग करें, क्योंकि पौधे से पौधे के बीच की जो वो है कंसे निकलने पर तीसरा वीडिंग ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है। परंतु यदि तीसरी वीडिंग ऑपरेशन हो जाती है तो निश्चित रूप से जो उत्पादन होता है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो वीडर का उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी सहायता से केवल 3 लेबर एक दिन में 1 एकड़ की जो वीडिंग का ऑपरेशन है वो कर लेते हैं, यानी कि करीब करीब 1/3 जो खर्च आता है वो इसमें बच जाता है। और जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होती है। तो उत्पादन लागत में कमी आ रही है और उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
इसके जो प्रमुख भाग हैं उसमें एक फ्लोट होता है और इसके अलावा एक रोटर है जिसमें कि 5 टाइन्स बने हुए हैं जो कि मिट्टी को काटने के साथ साथ उसको मिलाने का काम करती है। इसके अलावा ये इसका मेन फ्रेम है और इसके बाद इसकी हैंडल होती है। तो इसमें जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा हैंडल से दूर रखी जाती है ताकि कम से कम भार जो किसान भाई काम कर रहे हैं उनको लगे, ताकि वो बगैर थकावट के दिन भर काम कर सकें। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप वीडर का उपयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग करीब करीब 8 से 9 मिनट करने के बाद 2-4 मिनट का यदि आराम कर दिया जाए तो दिन भर वो आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो क्षमता है वो करीब करीब अपन ये मानते हैं कि 50% होती है, लगातार काम नहीं कर सकता। तो जब किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हो तो जैसे 2 लाइन करने के बाद 2-4 मिनट का रुक करके फिर से आगे चले तो दिन भर अपन इससे काम कर सकते हैं। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेत में जल भरकर रखना जरूरी नहीं है। खेत में अधिक मात्रा में पानी भरे रहने की स्थिति में मृदा में वायु संचार न होने के कारण जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता है। श्रेय पद्धति में खेतों में पानी खड़ी अवस्था में भरा हुआ न रखकर केवल नमी युक्त संतृप्त अवस्था में रखा जाता है। धान के खेत में संतृप्त अवस्था पौध वृद्धि अवस्था तक ही रखी जाती है। मिट्टी में हल्की दरारें पड़ने पर खेत में हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। श्री पद्धति में जल प्रबंधन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस पद्धति में खेतों में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। रोपाई से लेके लगभग 60 दिन की अवस्था तक खेतों में जल भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि किसी कारण से या अत्यधिक वर्षा होने के कारण से खेतों में पानी भर जाता है तो उनको तत्काल निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस प्रकार एक प्रकार से कहा जाए कि इससे एरोबिक वातावरण बनता है, मतलब मिट्टी में हवा का प्रवेश होता है। वह स्थिति इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है ताकि जड़ों का विकास हो सके। दूसरी बात, इसके बाद जब 60 दिन की अवस्था पूर्ण हो जाती है उस समय लगभग धान में बाली बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से लेके कटाई तक लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर पानी का स्तर रखना चाहिए, जिससे कि इनमें दानों का भराव अच्छा हो और दाने मजबूत और ठोस प्राप्त हों। धान के गभोट की प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ होने की अवस्था से फसल की परिपक्वता तक लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी बनाए रखना चाहिए और फसल पकने के 15 दिन पहले खेत में पानी को पूरी तरह निकासी कर दिया जाना चाहिए, जिससे फसल कटाई करने में आसानी हो। धान उत्पादन की श्रेय पद्धति अन्य पद्धतियों की तुलना में सरल भी है। बस ये पद्धति हमारी परंपरा में नहीं थी, लेकिन समृद्धि पाना तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की तरह से देश का हर किसान धान उपजाने के लिए श्रेय पद्धति को अपना सकता है, उत्पादकता कई गुनी बढ़ा सकता है, देश को विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बना सकता है। तो देखा किसान भाइयों, श्री पद्धति से खेती करके हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित हो रहे हैं। ये पद्धति उन्नत खेती के लिए बहुत ही लाभदायक पद्धति है। इस विधि को अपना करके आप धान की भरपूर पैदावार लेंगे और अपना और देश के विकास में योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई नई जानकारी को लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।